गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई गुड इवनिंग होप मैम। कि आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन की जो क्लासेस हैं वो समझ में आ रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। और आगे भी हम सब ऐसे इंट्रोडक्शन करते रहेंगे जब तक आप लोग चाहेंगे। तो आज के आप लोग अपने सवाल पूछने शुरू कर दीजिए, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं। यस, थैंक यू। आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगती, मुझे भी बहुत पसंद है कि आप लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी, किसी के सवाल हैं तो पूछिए। यस यस मैम। फर्स्ट वन जया नागर, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। जया नागर जी। और कमेंट बॉक्स में जो अभी हमारे क्वेश्चंस लिख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो क्वेश्चन अगर आप इसमें शामिल नहीं हैं तो डायरेक्ट आके पूछ लीजिए, तो मुझे बताने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नमस्कार मैम। नमस्कार जया नागर इंदौर से बोल रही हूँ। जी। मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं, बहुत आपके हिसाब से बहुत सिली क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमको उनका आंसर नहीं मालूम है, इसलिए हमें पूछना पड़ रहा है। क्वेश्चन है आपका पहले तो कि सिली क्वेश्चन। मैडम, क्वेश्चन कोई सिली नहीं होते, ना तो कोई पर्सन सिली होता है, ना कोई बातें सिली होती है ना। देखिए, एक क्वेश्चन पेपर होता है, किसी को टफ लगता है, किसी को इजी लगता है। जो पढ़ के जाता है वो इजी हो जाता है, बोलता है भाई इजी पेपर आया था। जो नहीं पढ़ा उसी के लिए सेम पेपर टफ हो जाता है। तो आप सिली क्वेश्चन मत प्लीज यूज करिए। आप कोई भी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। मैडम, जो मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, जो येलो होता है उसको हम साउथ बोलते हैं और व्हाइट वाला होता है वो नॉर्थ होता है। लेकिन जब हमको टोन करना होता है तो वो व्हाइट हमको ऊपर दिखता है, लेकिन वो स्किन से टच नहीं होता है। तो हम किसको साउथ माने और किसको नॉर्थ माने? बोलने में तो हम बोलते हैं उसको ऐसा। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत समय से था। और ये आपने बहुत बड़ा सा क्वेश्चन पूछा है। आपने सिली बोल करके ना बड़ा लंबा वाला आपने हाथ मारा है। और ये सच में सबको जानना चाहिए जी। इसमें जो व्हाइट मैग्नेट है, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि अगर हम व्हाइट को बोलते हैं कि ये टोन है ना, तो जब हम स्क्रीन पर जो टच करेगा वही तो होगा। हाँ। तो देखिए, इसमें दो कलर यूज है, एक है व्हाइट, एक है येलो। यस। जो नीचे वाला है, येलो वाला हिस्सा, वो एक्चुअली व्हाइट है। अच्छा, लेकिन हमें समझाने के लिए अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आप तो यही समझेंगे, वो लगा देंगे। तो एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि जो व्हाइट मैग्नेट है वो करेगा, अगर व्हाइट फेसिंग अपर साइड करेंगे तो वो टोन करेगा। कभी ये नहीं कहा जाता कि व्हाइट साइड वाला आपका नॉर्थ पोल है। ये कहा जाता है कि व्हाइट मैग्नेट जब लगाकर ऊपर दिखाते हैं तो उससे वो टोन होता है। तो ये कहने का फर्क है। जो आपका सवाल है बिल्कुल जेन्युइन है, और ये कंफ्यूजन आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो टच रहता है वो टच वाला पार्ट ही जो है टोन करता है। हाँ जी, और आप कोई अगर आपके पास में है नॉर्थ या साउथ मैग्नेट तो आप उससे चेक भी कर सकती हैं, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, वो समझ में आया। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन था मैडम कि जैसे आप बोलती हैं कि 12 आवर्स के लिए हमको लगाने चाहिए मैग्नेट्स, राइट? बट रूटीन में प्रैक्टिकली मैडम ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो क्या हम इसको पार्ट में कर सकते हैं? लगा सकते। देखिए, 12 आवर क्यों कहा जाता है? अगर हम आपको 12 कहेंगे ना तो में प्लस माइनस आप कर लेंगे अपने मर्जी से। जी। 12 कहा जाता है कि अगर 12 बोला है तो 10 तो लगा ही लेंगे एटलीस्ट। तो वो जैसे सामानों के वो पैकेट के लिस्ट में होता है ना एमआरपी, कि एमआरपी आप इतने तक जा सकते हैं, इतने तक बेच सकते हैं, उससे ऊपर मत जाइएगा। तो इसी तरीके से 12 आवर्स की वैलिडिटी है, उससे कम लगाएंगे चलेगा। अच्छा ठीक है, मतलब वो मेन क्वेश्चन था। इसी के साथ में इसी से लगा हुआ है कि बहुत बार ऐसा हो पाता है कि हम लोग एक हाथ में नहीं लगा पाते, सिर्फ एक ही हाथ में अगर हमने लगाया है मैग्नेट, तो विल इट डू मैम कि नहीं? नो, नहीं, लगाना है तो दोनों हाथ में ही लगाना है। दोनों में लगाना पड़ेगा।
अब जैसे हाँ। मान लीजिए आप कोई एक प्रॉब्लम, स्टमक की हीट निकाल रहे हैं, जी। तो क्यों हाफ निकाल रहे हैं, व्हाई नॉट फुल? अच्छा। हीट हुई ना, तो एक में आपने लगाया, एक में नहीं लगाया, तो जी। आधा काम करेगा, आधा काम नहीं करेगा, अच्छा। इसीलिए दोनों में लगाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं हम एक में भी लगाते हैं, क्योंकि एक पे मैडम, प्रॉब्लम हाँ, है, एक के लिए एक करना में ही होता है लगा एकदम। सकते हैं। हम्म। लेकिन क्योंकि जहाँ जरूरत जी, है तो वहाँ हमें दोनों में लगाना पड़ता है ना, इसलिए दोनों लगाया जाता है। नहीं तो क्या होता है बहुत बार कि किचन में काम करते वक्त ऐसा लगता है कि चलो एक कम से कम एक हाथ का आपने खोल लिया, एक हाथ में तो लगा हुआ है, इसलिए हम इसीलिए पूछ रहे है ना, उससे थे। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो हाँ, इम्बैलेंस हो जाता है, एक तरफ का ज्यादा निकल गया, एक तरफ का नहीं निकला, अच्छा, तो इसलिए वो दोनों में ही लगाना जरूरी है। लेट हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैडम जब मैग्नेट लगाते हैं तो ये ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, इसमें जब हम मैग्नेट लगाते हैं पर्टिकुलरली यूबी में, पर्टिकुलरली एसटी मेरिडियन में, तो बहुत कम जगह होती है, हाँ तो उसको कैसे मैनेज करें हमको, क्योंकि मैग्नेट जो होते हैं वो बड़े होते हैं। बिल्कुल, तो इसमें कई तरह के मैग्नेट आते हैं। जी। एक एकदम छोटा साइज आता है, हाँ। हाँ। एक बेल, और एक थोड़ा सा और बड़ा जिसको हम सुपर ब्योल के नाम से भी जानते हैं। जी। हम्म। तो जो सुपर ब्योल है हम्म। वो यूज होता है क्लासिकल पॉइंट पर, जैसे हम्म। आपका पैर में sp3 है, sp4 है, या हम्म। sp6 है, या आपका k6 है, या ub62 है, लीवर 3 है, ऐसी हम्म। जगह पर इजिली अवेलेबल पॉइंट है। h9 पर मैंने नहीं बोला, LU11 हाँ। मैंने नहीं बोला, जो फिंगर टिप पर है उसके हाँ। ऊपर हाँ। हाथ में हमने साई3 वगैरह यूज कर लिया, जी। है ना, या तो हाँ। आपने लाइन4 यूज किया, तो ऐसी जगहों पे वो सुपर ब्योल लगते हैं। ठीक है। ये जो हम ब्योल पॉइंट फॉलो करते हैं, उसके लिए हम नॉर्मल साइज का, जो मिडिल साइज का एवरेज वाला आता है, उसको हम्म। यूज करते हैं। बाकी जो यहाँ के पॉइंट होते हैं छोटे छोटे वाले, तो उसमें जो हाँ। स्मॉल साइज के मैग्नेट आते हैं, जो बच्चों को लगाए जाते हैं, ठीक है। हम्म। उसको हम वहां लगाते हैं। थंब में लगाना होता है आगे, हाँ, उसको उसमें भी लगाते प्रॉब्लम होती है। उसमें भी प्रॉब्लम होती है हैं मैम, ये बात छोटे में। सही है। हम्म। तो ये इसी तरीके से आप इसको कर सकती हैं, अच्छा। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए स्टमक 43, 44, 45 लगाना है, जी हाँ। तो उतने में तो पूरी ज्वाइंट ही भर जाती है। हाँ, खत्म हो जाता है, ये पूरा पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, जिस पॉइंट की जरूरत नहीं वो भी आ गया, तो ऐसे में क्या करते हैं कि स्मॉल साइज लगाते हैं। और अच्छा। दूसरा ये करते हैं, मान लीजिए ST3, ST44, ST45 है, हाँ। और वो उसमें पूरा नहीं आ पा रहा है, जी। छोटे में भी नहीं आ पाता, जी, बहुत बार होता है। हाँ। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट लगाते हैं, जिसमें हाँ। वो वहां तक की दूरी कवर हो जाए, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ अब एक क्वेश्चन और था कि मैं जैसे ST36 लगा रही हूँ मेरे मिडिल फिंगर पे, यहाँ पर ये हाँ। काफी समय से लगा रही हूँ मैं, मुझे यहाँ पे मतलब तकलीफ हो रही है, जॉइंट्स में मेरे को तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो क्या मैं ST36 इस पे लगा सकती हूँ फिजिकल पे? बिल्कुल नहीं, लगा सकती है, लगा सकती, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये पेन मेरा खत्म नहीं हो रहा है, तो अच्छा, मैं मुझे थोड़े दिन में अगर इसको मतलब रेस्ट दे दूं तो शायद ये हो जाए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल लगा सकती हैं, और लगाना ही चाहिए। ऐसा? हाँ ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मैम, कि एक वर्ड आता है पल्पिटेशन, हम्म तो भाई हार्ट बीट करेगा तो मतलब पल्पिटेशन तो हो रहा है ना, हम्म लेकिन क्या ये ज्यादा हार्ट बीट के लिए यूज किया जाता है? हाँ, हम लोग क्या है ना कि चालू किस्म के इंसान है, तो हम लोग कभी भी सही भाषा का प्रयोग नहीं करते, ऐसे काम चलाऊ करते। मुझे भी ये चीजें बहुत परेशान करती थी हम्म। शुरू में, कि हम पैल्पिटेशन हम्म। हो रहा है, तो मैं पूछती थी क्या नहीं होना चाहिए क्या, हाँ, वो तो होगा ही। हाँ। करने की पॉइंट चाहिए आपको, बोल नहीं 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 नहीं, बंद करने के नहीं चाहिए। आप ही तो हाँ। बोले पैल्पिटेशन हो रहा है, इसके पॉइंट चाहिए, तो हम्म। पैल्पिटेशन तो होना ही चाहिए। तो जी। बाद में पता चला कि एबनॉर्मली जब वो बीट करने लगे, हाँ। पैल्पिटेशन आपको फील होने लगे, अभी हमारे पैल्पिटेशन हो रहा है, आपके भी हो रहा है, सबके हो रहा है, लेकिन ये हम्म। फील कोई नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है। लेकिन जब फील होने लगे कि हम्म। हमें पैल्पिटेशन हो रहा है, इसका हम्म। मतलब कि वो एक्सेसिव हो गया,
एबनॉर्मल हो गया, अच्छा ठीक है। उस पैल्पिटेशन को ठीक करने की बात हो रही, जिसको हाँ हम टेक्निकल टर्म में टैकीकार्डिया, हाँ, ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। लेकिन जनरल में हम लोग क्या करते हैं, वो पैल्पिटेशन के अगर हो तो ये कर दीजिए, पैल्पिटेशन हो तो हाँ, ये कर दीजिए, तो वो इससे हाँ, थोड़ा हाँ। कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्योंकि मैं जैसे जब लेफ्ट हैंड साइड में सोती हूँ रात को, तो मुझे बहुत ज्यादा तेज सुनाई देता है। सीधे सोती हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेफ्ट में सोती हूँ तो मेरे को ये तकलीफ होती है। तो वो वर्ड जो आता है पल्पिटेशन, तो मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज है, ये ज्यादा है, कम है, एबनॉर्मल है, नॉर्मल है, ऐसा। मेरे ख्याल से तो नॉर्मल है अभी फिलहाल ये। अच्छा ठीक है। हाँ, कोई परेशान करे ज्यादा तब फिर उसको देखना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। और हर पैल्पिटेशन का संबंध हार्ट से होता भी नहीं है। आपको ऐसा? गैस बन गई, पेट फूल गया, घबराहट हाँ, होने लगी, पैल्पिटेशन बढ़ गया, उसमें हार्ट का तो कोई रोल नहीं है। तो जी। इसलिए हर पैल्पिटेशन को हार्ट हार्ट से जोड़कर देखना भी नहीं चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, शुरेन वोरा। शुरेन जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार मैम। कल का जो मेरा क्वेश्चन था वो सीवी और जीवी मेरिडियन के बारे में, मैं ये जानना चाहता था कि सीवी जीवी मेरिडियन के जो इंडिविजुअल विंड हिट के पॉइंट्स के नंबर्स कुछ है, तो अगर समझो सीवी मेरिडियन पे डायरेक्ट लगाना है, सीवी 6 पे मेरे को लगा तो चक्र मैग्नेट लगाना है, या तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? अगर सर एक बार आप अपने आप से ट्राई करें, चार्ट है, चार्ट में वो पॉइंट दिए हुए हैं, और मैंने थंब में उसको दिखाया था, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से, वो तो बियल में बताया है, जो यहाँ पर बताया है ना। एक बार आप उसको अपने से ट्राई करिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं, इन केस कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं कल आपको बता दूंगी। कल तो संडे है, मैं मंडे को आपको पक्का बता दूंगी। ओके, ठीक है, आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा सीवी और जीवी के पॉइंट की, विंड पॉइंट सीवी का, इसका पॉइंट क्या क्या होता है वो पिक्चर के माध्यम से निकालिए। ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक वन मोर क्वेश्चन, प्रोटोकॉल को हम कलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने एक ट्राई किया है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। जैसे किडनी एसेंस के पॉइंट है K36, CV4, GV4, 14, 20, UV 11, 15, 23, GB39। तो किडनी और ब्लैडर के पॉइंट ब्लैक लगाएंगे, सीवीजीवी के पॉइंट्स रेड लगाएंगे, और 9 का ग्रीन लगाएंगे। इज इट ओके? और 100% ओके, और इट इज वर्किंग ऑल्सो। इस पर तो मैंने अच्छा, करके देखा है, क्योंकि जब छोटे बच्चे आते थे तो वो कलर बहुत नहीं प्रेफर करते थे, तो उनको ये पॉइंट मैं लगा के देती थी और रिस्पॉन्ड करते थे वो, तो ये तो ठीक है। अच्छा। उस पर मैंने नहीं किया, उस पर तो जिस पे श्योर नहीं होती हूँ मैं नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन ये तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बारे में वन मोर थिंग, एक दफा क्लास में ऐसा बताया गया था मेरे ध्यान में, किडनी एसेंस रियली किडनी इज राइट की इज द राइट किडनी, तो ये पॉइंट सिर्फ राइट हैंड में लगाएंगे तो चलेगा, दोनों में लगाने की जरूरत नहीं है? आपका इज ये दैट ओके? सवाल भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेन्युइन है कि कहते हैं राइट में लगाना चाहिए क्योंकि राइट में एसेंस है, तो ये बात सच है। जब बच्चा ग्रोइंग, अच्छा सबको किडनी एसेंस देना भी नहीं चाहिए, हर एक बच्चे की हाइट के लिए जरूरी नहीं कि किडनी एसेंस ही लगे, तो किडनी एसेंस हम कब लगाएं, क्यों लगाएं, सवाल ये है। तो अगर मदर फादर की जो ग्रोथ है वो अच्छी है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो वहां पर आपको बच्चे की प्रॉब्लम ट्रीट करनी होगी कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसकी हाइट ग्रोथ नहीं हो रही,
जबकि मदर की भी हाइट अच्छी है, फादर की भी अच्छी है, तो हो सकता है कि उसकी एपेटाइट पुअर हो। आप कोई एक चीज बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई पहले छोटी चीज थी, आप चाहते हैं उसको हम रीमॉडल कर दें, बड़ी चीज बना दें, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको मटेरियल चाहिए जिससे वो बना हुआ है, यानी आपको उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल डालना पड़ेगा। अगर बच्चे को भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं खाता, तो उसके ना तो प्रोटीन मिल रही है प्रॉपर, ना तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ना फैट मिल रहा है, जो कि इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप किडनी एसेंस लगा लगा करके क्या खींच के उसके अंदर डालना चाहेंगे? क्या आएगा उसमें से? कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर उसकी भूख अगर हम बढ़ा दें, अगर वो खाना पानी अपना नॉर्मल कर दे, तो हाइट अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसा मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा। सर क्या करते थे, जो भी बच्चे आते थे, प्यास नहीं है या तो हाइट की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, बोलते थे ठीक है पहले खाओ पियो बड़े हो जाओ, रोज दूध पिया करो, रोज सेब खाया करो, कोई फल खाया करो और ये पॉइंट लगाओ। फिर वो हफ्ते 10 दिन आता था, उसके बाद बताता था हमारी भूख अच्छी हो गई, ये अच्छा हो गया, और वेट भी मेजर करा लेते थे। तो केवल भूख प्यास के पॉइंट लगाने से बच्चों की हाइट बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन जी, जिनके मदर फादर की भी हाइट कम है और उस बच्चे की भी शुरू से ही लग रही है कि अब ये बढ़ने वाला नहीं है, तो वो उनके जेनेटिक में आ गया, तो अब वहां पर किडनी एसेंस काम करेगा। तो किधर लगाए? फिर सेकंड क्वेश्चन अराइज हुआ। तो अगर वो ग्रोइंग एज में है, आपके पास बच्चा आया है 5 साल का है, लेकिन लगता है कि 3 साल का होगा, या 12 साल का है लेकिन वो 10 साल का ही लग रहा है, ग्रोइंग एज में है अगर वो, तो उस समय अगर लगाना हो तो केवल राइट हैंड ठीक होता है। लेकिन अगर वो आपके पास, अच्छा ये जो बोन की आप चेंज करने की, रीमॉडलिंग करने की एज होती है, वो 25 ईयर्स तक होती है, 25 साल तक। अगर वो एपिफाइज से जुड़ गए आपस में, तब ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है, हाइट नहीं बढ़ सकती, उस समय तक डेवलपिंग है। अब आपके पास कोई 36 साल का आ रहा है, कोई 26, 27, 28 का आ रहा है कि हमारी हाइट बहुत कम है और प्लीज हमें कुछ कर दीजिए, या किसी वो जॉब वगैरह में जाना चाहता है, या ऐसे किसी मन होता है ना, अच्छा लगता है कि हमारी हाइट अच्छी हो, तो उसको अगर आपको करना है तो आपको डबल डोज देनी पड़ेगी, राइट और लेफ्ट दोनों में। क्योंकि वो हमारी एज निकल गई है, हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके वो कवर करेगा। तो इस तरीके से हम लेफ्ट और राइट और अलग अलग चीजें ऐसे देते हैं। वन मोर क्वेश्चन। अभी जब हमारा जैसे है, जो आई एम एट नियरली 75, सो हम हाउ ऑफन डू यू रिकमेंड? किस चीज के लिए सर? जनरल मेंटेनेंस। जनरल मेंटेनेंस के लिए आप स्प्लिन भी लगाते रहे, किडनी यांग लगाते रहे। किडनी यांग आपके कैल्शियम को रोकेगी, और बॉडी में एब्जॉर्ब कराएगी, और स्प्लिन भी क्या है, आपकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सही करेगी, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। तो एजिंग जो है आपकी, वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी, एज तो बढ़ेगी। अगर आप 74 के हैं तो 75 तो होंगे, लेकिन देखने से नहीं लगेंगे। नहीं तो जो है उसको थोड़ा अच्छे रखे, मतलब जो भी है वो हेल्दी रहे, फिट रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये होता है। तो स्प्लिन की डेफिशिएंसी एंड किडनी यंग डेफिशिएंसी, हाँ, दोनों साथ में लगा के अल्टरनेट? बिल्कुल लगा सकते हैं, अल्टरनेट लगा सकते हैं, अभी नहीं कि डेली आप लगाएं, अल्टरनेट लगा सकते हैं। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। सेकंड एक स्लाइड नंबर 21 है, कलर कैरेक्टरिस्टिक। उसमें मैं पढ़ता हूँ, नेचर ऑफ रेड कलर इज वार्म। इफ रेड कलर इज थ्रोन ऑन बैकबोन इन पेशेंट ऑफ एनीमिया, देन द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस। तो ये लाल कलर जो थ्रो करने का बताया, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करें उसको कैसे, यानी हाउ डू यू कुछ? ये रिसर्च किया गया,
कहीं बाहर में फॉरेन कंट्री में ये रिसर्च हुई कि जिनको एनीमिया कम था। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? बोन मैरो से आता है। बोन मैरो, राइट। तो उसको एक्टिवेट कर दिया। मैच्योरिटी लाने के लिए, उसको राइप करने के लिए हमने क्या किया? रेड कलर लगा दिया। पूरा स्पाइन को उन्होंने रेड कर दिया। एक जने ब्रश से पूरी स्पाइन पे रेड कलर लगा दे, इज इट? हाँ, ऐसा किया। लेकिन अभी हम नहीं रेकमेंड करेंगे आपको, क्योंकि हमने नहीं किया। इसीलिए मैंने लिखा कि एक स्टडी है ये। तो उन्होंने देखा कि इससे हीमोग्लोबिन में फर्क पड़ा, यानी स्टिमुलेटिंग कलर है, वार्म कलर है। जो चीजें काम नहीं कर पा रही हैं, उसमें से इमैच्योर सेल्स आ रहे थे, उनको मैच्योर कर दिया। कोई कच्ची चीज है, आपने फायर पे रखा, वो राइप हो गई। तो ऐसा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा। ये मेरा उसमें कहने का मतलब था। तब अच्छा, उनको लगा कि ये वार्म कलर है। फर्दर आगे इसमें आपने पैरालिसिस के बारे में अभी लिखा है कि अगर जो इफेक्टेड पार्ट है वहां पर लाल कलर दिया जाए तो स्टिमुलेट होता है। अच्छा, तो ये लाल कलर है तो इंफ्रारेड बल्ब जो आते हैं वही होगा कि दूसरा कुछ हो सकता है? अब उन्होंने क्या लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने यही क्या लिखा हुआ है। तो रेड कलर अगेन वही स्टिमुलेशन का। तो आप क्या करेंगे कि आप जब अपने पॉइंट को टोन करते हैं, आपने एक मोक्सा वर्ड सुना होगा। हाँ, मोक्सा, राइट। तो ये सेम एक तरीके का मोक्सा ही था जो कलर से किया गया। राइट, इस पॉइंट को हमें हीट अप करना, हीट देनी है। तो इसको दो तीन ऑप्शन है, या तो व्हाइट मैग्नेट लगाइए, वो टोन हो जाए, या सेकंड ऑप्शन है कि आप रेड कलर लगा दीजिए वहां पर। थर्ड ऑप्शन क्या है? मोक्सा कर दीजिए। तो हमारे पास मोक्सा तो नहीं है, तो चाहे तो हम इसमें से सेकंड ऑप्शन आपका मैग्नेट ले लें, या तो आप कलर ले लें। तो ये है उसमें। ओके, और एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये फोर्थ डे के स्लाइड नंबर 21 है, उसमें बबलिंग ऑफ थॉट इन द ब्रेन, उसके लिए बैलेंसिंग बताया, विंड एंड ह्यूमिडिटी बैलेंसिंग। और तो वो बैलेंसिंग कैसे, हाउ डू वी डू इट? मैं आपका क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं समझ पाई, एक बार रिपीट कर दें। बबलिंग ऑफ थॉट इन ब्रेन, बैलेंसिंग, sorry, bubbling of thought in the brain can be improved by balancing of wind and humidity in the brain. One can balance thought in the brain. तो मेरा क्वेश्चन ये था, वैसे आपने टू मच सेंसिटिविटी इमोशंस के लिए हीट एंड ड्राइनेस को बैलेंस के लिए लिखा है, और रीजन के लिए हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बैलेंस करने के लिए जो है। तो बैलेंसिंग कैसा, वो थोड़ा समझ में नहीं आया दैट पोर्शन, और पर्टिकुलरली बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं? अगेन मैं बहुत तो क्वेश्चन नहीं समझ पाई, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ। आपके कहने का मतलब शायद ये है कि विंड और ह्यूमिडिटी से बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, राइट। ये सेम क्वेश्चन है ना सर आपका? हाँ। ओके, तो विंड क्या करता है? विंड अगर इम्बैलेंस हो जाए तो क्या होगा? आपको इम्बैलेंस कर देगी। विंड नॉर्मल वे में है तो आप नॉर्मली चल पाएंगे। अभी आपके कान में ना कोई एयर आ जाए, हवा आ जाए कान में, तो आपको चक्कर आने लगेगा। अभी विंटर्स में ये केसेस आपको खूब मिलेंगे। आप हेलमेट लगा के जा रहे हैं, हेलमेट का कोई ऐसा हेलमेट हो और कान में सीधे हवा जाती हो, आपको चक्कर आने लगेगा ठंडी हवा की वजह से। तो एक तो ये है। दूसरे जो है, इसमें बबलिंग ऑफ थॉट बोला है। एक्सेसिव थॉट आना, बबलिंग, इन दोनों में फर्क है। बबलिंग क्या होता है? एक ही बार बार उसी में चर्निंग टाइप का हो जाना, घूमते रह जाना। तो कोई चीज, एक तो विंड है इसलिए वो मूव कर रही, नहीं तो क्या करती? स्टक कर जाती। तो मूव कर रही है। अकेले होती तो एक्सेसिव थॉट आते आप, लेकिन यहाँ एक्सेसिव थॉट के साथ में बबलिंग हो गई, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी क्या करती है? रोक के चिपका के रख लेती है।
तो उसने रोक दिया। तो एक ही थॉट का बार बार रिपीट होना, मजीनेस होना, क्लाउडीनेस होना, ये ह्यूमिडिटी के अंदर रखा जाता है। इसीलिए इसमें माना जाता है कि विंड और ह्यूमिडिटी जब हमारे इम्बैलेंस होते हैं तो फिर बबलिंग ऑफ थॉट होता है हमारे ब्रेन में। ये इसकी मीनिंग है। इसीलिए हम इन दोनों पॉइंट को बैलेंस करके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस हाँ, बैलेंस करने का इसमें दो तरीका है। एक है डायरेक्ट ब्रेन के विंड और ह्यूमिडिटी पर जाकर, यानी TW पर या पेरिकार्डियम के माध्यम से जाते हैं, और दूसरा होता है हम हार्ट मेरिडियन पर जाते हैं, हार्ट पर। तो अगर आप टाइप 7 आपके पास होगी तो आज आप देखिएगा कि जो हार्ट वाला चैप्टर है उसमें एक्सेसिव वाले में जाएंगे तो एक हार्ट फायर ब्लेजिंग मिलता है, राइट, हाँ, और उसी में मिलेगा आपको फ्लेम मिस्टिंग द माइंड मिलता है, और एक मिलता है फ्लेम फायर हरेशिंग द हार्ट। तो जो फ्लेम फायर हरेशिंग द हार्ट है उसके सिम्टम आप पढ़िएगा। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। ओके, वेलकम सर। थैंक यू, वेलकम सर। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, आसुस ASUS से कोई ज्वाइन किया है, वो अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन करे। आसुस, हेलो, हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुब्रमण्य स्वामी, बेंगलुरु से। ओके, तो सर अपना नाम चेंज कर लीजिएगा ताकि प्रोनाउंस करने में अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है। ये आजकल खाना पीने के बाद भी टायर्डनेस लगता है, ये नया कोरोना का एक सिम्टम है? नहीं तो कौन सा ऑर्गन कारण है? ट्रीटमेंट क्या है? सर थोड़ी देर के लिए कोरोना हम भूल नहीं सकते क्या? हाँ, कोरोना हम थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकते क्या? ओके ओके, ड्यू टू फियर आई एम आस्किंग वेदर इट इज कोरोना और नॉट। हाँ, मैं समझ रही थी सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, टायर्डनेस लगता है खाना पीने का पी करने का बाद भी। ये इस मौसम में हो रहा है आपको? हाँ, तो जब मौसम चेंज होता है ना तो थोड़ी सी ये चीजें आती हैं। जब आप मार्च और अप्रैल का टाइम देखते हैं ना उसमें भी बहुत टायर्डनेस होती है, लोगों को मन नहीं करता कुछ करने का, और ऐसे सेम इसमें भी होता है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं एक सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में, तो आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे ही जब एक हमारा वेदर से दूसरे वेदर में चेंज होता है तो अंदर भी बॉडी में चेंजेस होते हैं। आपका बीपी शूट अप कर जाता है, आपका डायबिटीज फ्लक्चुएट कर जाता है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ योर क्लाइमेटिक चेंजेस। तो घबराने का बात नहीं है इसमें। इसीलिए फ्लक्चुएशन वगैरह की वजह से कभी कभी हमें ये सारी चीजें दिखती हैं। और दूसरे, इस मौसम में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, हमारी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो इनकी वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप हॉट वाटर लेना शुरू कर दीजिए कुछ दिनों तक, और खाना जो खाइए ना वो भी गर्म खाना खाइए, और थोड़ा सा वॉक वगैरह करना, एक्टिविटी करना, ये बढ़ा दीजिए तो आपको ये प्रॉब्लम हट जाएगी। और एक प्रश्न है, आपने कहा था वो फिंगर्स वगैरह फोल्ड करने का बाद जॉइंट्स में ट्रीटमेंट का वजह से फोल्ड करने का बाद वो ठीक नहीं, सीधा नहीं होता है, आपको थेरेपी करना पड़ेगा। इसको कोई पॉइंट है क्या आसान करने के लिए? मैं समझी नहीं सर, आपका सवाल एक बार रिपीट करें। मैं बता रहा हूँ, ये फिंगर है, ये बैंडेज कर दिया, 3-4 महीने हो गया। अच्छा, फ्रैक्चर है आपका? नहीं है, ये क्या हुआ, इन्फेक्शन आया था, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बांधा है। सो ये 3-4 महीने का बाद में फोल्ड करेगा तो नहीं फोल्ड होता है। ये आसान करने के लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है क्या? बिल्कुल है। इसके आसान करने का तरीका है कि एक तो आप इसको मूव कराते रहिए ऐसे। हाँ, अभी बैंडेज है, वो थोड़ा मुश्किल है अभी।
दूसरे आप पॉइंट नोट कर लीजिए, हार्ट का 7 नंबर H7 कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, H7SI7 टोन। H7SI7 टोन, जी, H7SI7 टोन। या थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी वेलकम, मच। नमस्कार। ओके, नेक्स्ट मंजूश्री सिद्धार्थ। मंजूश्री जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरे वैसे 2-3 क्वेश्चन तो वोरा जी ने सॉल्व कर दिए, पर फिर भी मेरे पास एक क्वेश्चन है मैम। एक तो डिफरेंस बिटवीन पेन एंड स्टिफनेस। इसमें ये कौन सा क्वेश्चन है? मैम क्योंकि कई बार लोग आते हैं, कहते हैं हमारी नेक अकड़ गई है, या वो नीचे झुक के कुछ उठा रहे हैं और फिर कहते हैं कमर लचक गई है और बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, पेन हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको कैसे करना चाहिए? देखिए, पेन का मतलब तो पेन है, ठीक है, पेन हो रहा है तो पेन है। स्टिफनेस क्या है कि अगर उसके साथ में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई, आपकी कमर जैसे फ्रीली मूव होनी चाहिए, झुक रहे हैं, सीधे हो रहे हैं, अगर उसमें केवल पेन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप झुके कोई चीज, कोई होल्ड किया, खड़े हुए और खड़े नहीं हो पाए ठीक से, या पोस्चर आपका स्ट्रेट की जगह यूं रहता है, बेंड रहता है, तो ये प्रॉब्लम। नी में पेन है वो अलग हो गया। लेकिन अगर आप अपने लेग को स्ट्रेट करते हैं तो क्या है, वो बिल्कुल आपके बेड से लग जाना चाहिए। अगर वो लग नहीं रहा है, वो आपका नी थोड़ा इस तरीके से है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो नी है वो स्टिफ है, आपके एल्बो में पेन है। और सेकंड क्या है कि एल्बो आपने यू सीधा किया तो पूरा नहीं हो रहा है, हाफ हुआ, तो ये स्टिफ है। स्टिफ का मतलब जकड़न हिंदी में। यस मैम। पूरी तरीके से नहीं खुल पाना, तो ये स्टिफनेस पेन के साथ भी हो सकता है, विदाउट पेन भी हो सकता है। तो पेन एंड स्टिफनेस या विदाउट पेन ओनली स्टिफनेस, ये दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। मैम इसका ट्रीटमेंट कैसे, सिर्फ विंड को ट्रीट करेंगे या कुछ और भी इसके साथ देना पड़ेगा? इसका ट्रीटमेंट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा पूरा देखने के बाद, क्योंकि अर्थराइटिस आज के टाइम में ना बहुत डिफिकल्ट होती जा रही, उसके रीजन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सीआरपी बढ़ गया किसी का, उसकी वजह से हो जाता है, किसी किसी का यूरिक एसिड बढ़कर के स्टिफ कर देता है पूरा, किसी का विंड से हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हो जाता है, रिमेटॉइड में जकड़ जाती, पूरी अकड़ जाती उंगलियां, तो वहां से हमें डिपोजिशन निकालना पड़ता है, कहीं टोन करके ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कहीं सीडेट करके देना पड़ता है। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में फिर ये डिसाइड हो पाता है। अच्छा मैम, मेरे अंदर तो कलर इतने सारे घुस गए हैं ना कि सारा टाइम वही चलता है, किचन में काम कर लो या सोते हुए भी मुझे बस वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव साइकिल चल रहे हैं। तो मैं लिवर 1 को सिडेट कर रही हूँ आजकल, 2 दिन से सो भी नहीं पाई हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग जल्दी ही हमें बदनाम कर देंगे। नहीं मैम, बदनाम नहीं करेंगे। हमें पता नहीं कैसे कर दिया, घर वाले हम पे केस कर देंगे कि आपने हमारे फैमिली मेंबर को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये तो अपने होश में नहीं होते। हाँ तो मैम वही ना, मसाले भी रख रही हूँ, तो मिर्च रेड में, तो गरम मसाला ऑरेंज में, ऐसे जा रहा है अभी तो एनीवे नहीं, अच्छी बात है ये सच में, ये जो मसालों में कलर होते, वेजिटेबल्स में कलर है, मैं क्या बताऊं कि मेरे पास तो, मैंने तो क्या प्लान किया था पहले कि जैसे मैं टंग डायग्नोसिस पढ़ाती थी, तो मैंने सोचा था एक मैं डाइट पर क्लास लूं, जिसमें बताऊं, जैसे इम्बैलेंस बताती हूँ ना कि स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी इतने तरीके की होती है, क्वी डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी, एक्सेसिव में बड़े पैटर्न है, स्टैग्नेशन के होते हैं, हार्ट हीट है या स्टमक हीट है या लिवर हीट है, तो किस प्रॉब्लम इनके होने पर क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम को हम बाय डाइट कैसे क्योर कर सकते हैं। यस मैम, मान लीजिए स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक, क्यों हुई
उसका रीजन होगा कुछ। हम लोग क्या करते हैं, आधे से ही आगे निकल जाते हैं। स्प्लीन क्वी हो गई, पॉइंट बता दो, पॉइंट लगा दे, ठीक। लेकिन स्प्लीन क्वी डेफिशिएंसी हुई ही क्यों है? तो अगर हम हुई क्यों है का कारण देखें तो कहीं ना कहीं डाइट और लाइफस्टाइल हमारी इसमें शामिल होती है। अब हम एक तरफ से डेफिशिएंसी का पॉइंट लगा के उसकी डेफिशिएंसी ठीक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो बंदा जिस वजह से हुई उसको लगातार कंटिन्यू कर रहा है। अब जिस दिन हमारा वाला थोड़ा सा हाई लेवल का ट्रीटमेंट पहुंच जाएगा तो उसको थोड़ा आराम लगेगा। लेकिन मान लीजिए आपने 1 वीक का ट्रीटमेंट लिया, 2 वीक, 3 वीक, पूरे लाइफ लॉन्ग तो ट्रीटमेंट नहीं लेंगे ना। तो अगर आपने ले लिया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, कितना भी ट्रीटमेंट, आपको कुछ दिन आराम लगा, लेकिन आपने वो मिस्टेक कंटिन्यू की है, तो फिर जब हमारा कोटा खत्म हो जाएगा ना, तब वो जीत जाएगा। तो बोलेगा कि देखो जितने दिन पॉइंट लगाओ ना, बहुत आराम मिलता है, लेकिन जब पॉइंट लगाना बंद कर दो तो फिर से आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीजें कंटिन्यू करी। आपका पॉइंट डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी वो हरकतें कंटिन्यू हो गई। जैसे हाई बीपी, मान लीजिए कि हाई बीपी एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक से हुआ हो। अब हमने क्या किया, पॉइंट बता दिया इसको लगाओ, इससे आपकी बीपी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन हमने डाइट पे कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो रेगुलर अपना एक्सेसिव सॉल्ट ले रहा है। अब आपके पॉइंट जब तक लगे तब तक उसने सबसाइड कर दिया, जैसे ही आपका पॉइंट खत्म हुआ वो हावी हो गया। डायबिटीज है, लोग पॉइंट लगवाते हैं और उसके बाद कोई परहेज नहीं करते। ये पॉइंट तो लग रहा है ना, तो क्यों मैं ऐसा करूं? तो फिर उसी में कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये मैंने प्लान किया था कि किडनी यांग का डिजीज है, तो किडनी यांग में इस सिम्टम के साथ क्या डाइट लें और क्या न लें। लिवर की स्टैग्नेशन हुई है, ये मैंने कहाँ सीखा, बैंगलोर में। जब मैं फर्स्ट टाइम बैंगलोर गई तो वहां मैंने देखा एक जैसे पैटर्न पे बीमारियां क्यों हो रही हैं। 84 कैंडिडेट थे मेरे लेक्चर में, आज भी मुझे याद है, और उसमें से फीमेल के नंबर ज्यादा थे। और ये बात मैं बता रही हूँ 2012 की। तो उस समय जो पेशेंट दिखाने के लिए आते थे उसमें जो फीमेल्स आती थी वो फाइब्रॉइड को लेकर आती थी, फाइब्रॉइड, पीसीओडी या ब्रेस्ट के लम्स वगैरह लेकर, ब्रेस्ट में कोई गांठ होती। और अगर वो मेल होता था तो या तो स्लीप डिसऑर्डर को लेकर आता था, नींद नहीं आ रही, या एक्जिमा को लेकर आता। और अगर आप टंग देखें तो सबकी ब्लैक होगी। इवन इतना ज्यादा वो पहचान बन गई थी वहां की कि एक बारी क्या हुआ कि मैं चैम्बर में सर के साथ बैठी थी और सर ने पेशेंट को बारी बारी से देखना शुरू किया। अंत में एक पर्चा आया, सर ने बोला जीभ देखो। जैसे ही मैंने जीभ देखा मेरे मुंह से निकल गया बैंगलोरियन टंग। सर ने कहा बैंगलोरियन टंग, ये कौन सा नॉमेनक्लेचर निकाल दिया तुमने? मैंने कहा सर सॉरी। और उसने इतना मेरा कहना था कि सॉरी, तो उसने कहा ये 1 मिनट मैडम, नो सॉरी प्लीज, आपने कैसे पहचाना कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ? मैंने कहा आप बैंगलोर में रहती? बोले हाँ मैं बैंगलोर में रहती हूँ मैडम, लेकिन आपने जीप देख के ये कैसे पता किया कि मैं किस स्टेट से आई हूँ? तो ऐसा फिर 1 में 2 में नहीं, कईयों में मैंने देखा कि ये खास पैटर्न होगा, मतलब जियोग्राफिक टर्म, रीजनल। तो पता लगाने की कोशिश की मैंने कि ऐसा क्यों है। तो जब क्यों का पता लगाया तो वहां कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा है। हमारे नॉर्थ इंडिया में टी ज्यादा चलती है, रेयर में कॉफी चलती है, और साउथ में कॉफी ज्यादा चलती है, टी रेयर में चलती है। और टी कॉफी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ब्लैकिश वाली, उसके भी कई कॉम्बिनेशन, फिल्टर कॉफी, ब्लैक कॉफी, क्या क्या होती है। तो फिर मैंने उस पर स्टडी वापस आकर के करना शुरू किया कि स्टैग्नेशन होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मुझे कॉफी नंबर 1 पर दिख गया। फिर उसको मैंने और स्टडी करना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया, तो इट इज प्रूवन इन लेटर स्टेज कि यस इट इज ट्रू कि अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, 1-2 कॉफी में तो नहीं, लेकिन
जिनको भी मैंने पूछा तो वो बहुत ज्यादा हैबिचुअल वाले थे। तो मे भी कि इसका कोई रीजन हो, तो पढ़ते पढ़ते ये सारी चीजें मुझे मिली कि किन चीजों से स्टैग्नेशन होता है और किन चीजों को यूज करने से स्टैग्नेशन मिट जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने सोच के रखी थी कि इनका भी हमें ध्यान दे। जो आपने मसालों की बात की ना, तो वो मुझे ध्यान आ गया। मैम एक चैप्टर चाहिए, इस पे लेक्चर होना चाहिए। हाँ हाँ, इसमें काफी। अब देख रही हूँ ना कि मैं इंसान तो एक हूँ लेकिन ऑफर बड़े ज्यादा है। मैम एक चीज और है, मैं कुछ लोगों को ट्रीट करती हूँ स्प्लीन की से, तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो क्या वहाँ मेथी लगा लेनी चाहिए बैलेंस करने के लिए, या कुछ और करना चाहिए? स्प्लीन की डेफिशिएंसी लगाने पर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। क्यों? और उनके खूब अच्छे से दिखाई देते हैं, सारे सिम्टम्स मिलते हैं, टंग में, टूथ मार्क भी मिलते हैं, लूज स्टूल, एपेटाइट सब मिलता है। लेकिन लगाने पर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यस मैम। तो सवाल ये नहीं कि वहां से भाग जाइए। आपने कहा वहां से भाग जाए क्या? नहीं मैम, तो नहीं मैं भागना। हाँ, हमें रीजन देखना है कि ऐसा क्यों। स्प्लीन क्या करती है? वो एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देती है। एब्जॉर्प्शन ही तो कम है ना, तभी तो सारे सिम्टम दिख रहे हैं कमजोरी के, न्यूट्रिशन कम के। उसने अपना काम शुरू कर दिया, इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन हो गई। अब उनको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? वाटर इनटेक प्रॉपर लेना चाहिए। ठीक, अगर वो अपना प्रॉपर इनटेक लेते रहेंगे, स्पेशली लिक्विड का, तो उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और अगर फिर भी होता है तो आप इसकी जगह पर उसको थोड़ा सा माइल्ड कर दीजिए, कम पावर का कर दीजिए, और उसके लिए आपको मैग्नेट की जगह पर मेथी का यूज करना चाहिए। कलर मत यूज करिएगा, कलर उससे भी स्ट्रांग होगा। हाँ, तो आप इसमें मेथी रेकमेंड कर सकते हैं। कलर का मैम कल मैंने अपनी फ्रेंड को लगा दिया था, GV14 में उसको सो के उठी थी तो उसकी नेक थोड़ा स्टिफ हो रही थी, और वो 15 मिनट में बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, जादू सोचिए कितना फास्ट है। हाँ, उसके बाद से जब भी मुझे भी हो रहा है मैं भी लगा रही हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगी मैं कि जब आप पहली बार लगाइए, कोई भी, जितने भी सुन रहे हैं हमें, उनसे मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कलर यूज करिए तो डे टाइम में करिए और अपने सुपरविजन में करिए। क्योंकि आपने देखा ना 15 मिनट में आराम मिल गया। तो अगर इसका यूज ज्यादा हो गया ना, तो फिर ये स्टिफ भी कर सकता है, या कोई भी पॉइंट, तो वो ज्यादा ना हो जाए, ओवरडोज ना हो जाए, उसका ख्याल रखिएगा। ओके हाँ, ओके, थैंक यू मैम, बस इतना ही आज। वेलकम वेलकम, नमस्कार। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, लक्ष्मी। और आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए, लक्ष्मी जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैडम, day 4 in the PPT you have given that emotion and related points for clear thinking. You have given GB 20, 21, 41, 31, so many points. Like how we have to decide? Correct. So many points are used in complicated and difficult problem. Okay. Yes. But in general cases, we have to select few points from starting. Okay. आप थोड़े से पॉइंट लगाइए, आप सिंगल और डबल पॉइंट will also work here. Okay. Amongst these points, any 2 points? 2 or 3 points. Okay. It is not necessary that you apply total point. Okay. Yeah, 30 it point is not nice required. question. Thank you. Madam, one more question. Madam, my husband has this running nose. हम लोग बैंगलोर में हैं. In Bangalore, except summer, throughout the year he has running nose. He is a very active person. He does trekking, goes even to Himalayas. There he doesn't have this problem. Only in Bangalore, that is, it is a very clear water, no mucus, nothing.
phlegm, nothing. Is there cure for this? Yeah, why not? First, you have to apply बोलिए मैडम. हाँ. allergy point. Okay, okay. AD points. AD points. If it is not working, then please tell me. That AD points, which I have to select and put it? AD 1B, 2 and 3. AD 1B, 2 and 3. LU 11 and LU 10D also. 11 and LU 10. Do you know about LU 10 and LU 10D? Yes, ma'am. I am Humera madam student. Okay. Then there is no problem. She will convey. Yeah. So I have the books also. I'm in semester 4 now. No, completed semester 4 now. Yeah. If you sedate all points, then you will feel better. Okay. Yeah. Thank you so much, ma'am. This he is having for so many years. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am. Next, बुलबुल जी अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करिए. मैम नमस्ते. नमस्कार. मैम ये जो कर्न होता है ना पाँव में, वो क्यों होता है और उसका जो कलर से हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? कौन 2 वजहों से होते हैं. या तो आपको पैर का टेम्परेचर पूछना पड़ेगा कि पैर कैसे रहते हैं. किसी का हॉट फीट के साथ होता है, किसी का कोल्ड के साथ होता है. अगर कोल्ड के साथ तो बहुत ही सिंपल सा आपको बताऊंगी मैं ट्रीटमेंट. अगर कोल्ड के साथ हो तो वहां पर रेड कलर लगा दीजिए. कहाँ? कॉर्न पर लगा दीजिए. यू हैव टू अप्लाई रेड कलर on corn. If you feel your feet is cold, तो उसको warm करना है तो red color. And if your feet is too much hot, गर्म है, तब हमें वहां पर black color लगाना होगा. You have to apply black color if you feel your feet is hot. Okay. तो ये 2 से इजीली वो चला जाता है. जी, क्योंकि बहुत जन मतलब ये कॉर्न की वजह से परेशान होते हैं. कॉर्न कैप भी लगाते हैं और वो घाव भी हो जाता है. सर्जरी करनी पड़ती है. जी मैंने इजीली आपको बता दिया ना, बहुत खर्चा लगता है, बहुत मुश्किल होती है. जी, लेकिन ये एक्चुअली बहुत इजी है. पेशेंट को आप एक स्केच पेन बोल दीजिए, ले जाओ घर पर और लगाते रहो. कुछ भी नहीं मिले, मेथी का बंच बनाकर उस पर लगा दीजिए, उससे धीरे धीरे निकलने लग जाता है. जी मैम मैं जो हवा अटक जाता है कहीं पर, मतलब यहाँ नेक में या पीठ में, तो वो क्या सर्कुलेशन से ठीक करें या कैसे? सर्कुलेशन से ठीक हो जाएगा. तो क्या देना पड़ेगा कॉलर में अगर देंगे? पॉइंट मैंने बता रखा है. थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी. जी मैम. स्पून दे दिया मैंने, प्लेट दे दिया, सामान भी दे दिया. जी खाना आपको पड़ेगा. और एक है मैम, जैसे टॉक्सिन जनरली मतलब हम बॉडी से रिमूव करने के लिए, तो मतलब जो भी पीडीएफ में दे रखा है आपको, आप पीडीएफ चेक करें. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या पॉइंट लगेगा, क्लियर मैंने उसमें रिटन फॉर्म में भी है. तो आप उसको देख के यूज करिए. 2 बार 3 बार थोड़ी मेहनत करिए. ठीक है जी मैम. और एक लास्ट था जो मतलब बच्चे होते हैं अभी, मतलब हाइपर एक्टिव रहते हैं, ADHD प्रॉब्लम रहता है, तो वो क्या होते हैं ना, इतना जिद्दी होते हैं और मतलब खुद का ही खुद में रहते हैं. तो उसमें हम मतलब कलर से कैसे कर सकते हैं कुछ? इनके लिए मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगी. उसके लिए आपको डिटेल ट्रीटमेंट वाले पर भेजना पड़ेगा. उस पर भेज देंगी तो वो मैं आपको ट्रीटमेंट बता के सिखा दूंगी. और फिर आप क्या करिएगा, वो ट्रीटमेंट लगाइएगा उनको. और जैसा होगा बीच बीच में फीडबैक देती रहिएगा, तो आप भी सीख जाएंगी. ऐसा ही बच्चा कोई और आपके पास आएगा तो इजीली उसको ट्रीट कर पाएंगे. थैंक यू मैम. मैम
और एक पर्सनल था, थोड़ा पूछूं क्या? पर्सनल तो मना है अभी, बाद में पूछ लीजिएगा कभी। तो ये एक्चुअली मेरे पापा का था। अगर पर्सनल है ना तो आप मैसेज कर दीजिएगा। जी मैम। है ना, तो वो हो जी। जाएगा आपका। जी मैम। नमस्कार। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, नेक्स्ट किरण सिंह, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। किरण सिंह जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम। वो मैंने आपसे कल हील पेन के लिए पूछा था ना, तो आपने बोला था CRP, यूरिक एसिड और वो सारे सब ठीक है, एक प्रॉब्लम है, वो प्लांटर क्या बोला था आपने? प्लांटर फिस्टाइटिस। हाँ, वो प्रॉब्लम है उनमें। अच्छा, सारी रिपोर्ट मैंने जो देखा था, उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसका ट्रीटमेंट होता है K3, K4, K5, UB60, 61 सिडेट। ओके। अच्छा, प्लांटर फिस्टाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, किनको होता है, ये आप नेट पे उठा करके पढ़ लीजिएगा। ओके। ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए ना कि जो ट्रीटमेंट करने जा रही है वो क्या कर रही है, आप क्यों कर रही है। वो एक बार फिर से बताना मैडम। K3, K4, K5, K5, UB60, UB60 ओ सडेट। अच्छा, जी। और एक और क्वेश्चन है मैडम मेरा। वो मेरे एक अंकल हैं, उनकी जो ये वाली फिंगर है ना, कई बार पर्सनल क्वेश्चन पूछना नॉट अलाउड, पहले आपको बोला था। नहीं, अभी आप वो थोड़ी से रिलेटेड। हाँ, किसके अंदर आता है ये बता देना। ऐसे जो फिंगर है ना, वो ऐसा जब हाथ करते हैं तो ऐसा अटक जाती है इधर ही, फिर झटके से ऐसे होती है। जो अटक जाती है ना, वो डुपुट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर नाम की बीमारी होती है, ठीक है। और ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं अटक रही। इसको स्नैप फिंगर बोलते हैं। स्नैप फिंगर बोलते हैं, सॉरी टू से, ये जो गलती से मेरे मुंह से निकल गया डुपुट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर का, तो ये वो नहीं है। इसको स्नैप फिंगर बोलते हैं, ट्रिगर फिंगर भी बोलते हैं। तो आज इसके नहीं बताऊंगी, बता सकती हूँ लेकिन अभी 2 लोग लाइन में है इसलिए नहीं बता पा रही हूँ। तो अभी आज इसको हम यहीं पर आपका छोड़ेंगे। आप तब तक क्या करिएगा, ट्रिगर फिंगर के बारे में इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। और केवल आपसे नहीं, जितने लोग हैं सबसे मैं कहूंगी कि जो चीजें मैं पढ़ने को बोलती हूँ ना पर्सनली, वो पर्सनल नहीं है, वो सबके लिए है, ताकि नॉलेज आपकी अपडेट हो जाए। डिजीज को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप पॉइंट लेकर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको सीखना जरूरी है, ठीक है। जो मेरे अंकल है ना 85 इयर्स ओल्ड है, तो आप क्या कल बता देंगे उनके लिए? थोड़ा कोशिश कर सकती हूँ, पहले मैंने कहा ना कि देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू। नमस्कार। नेक्स्ट बिंदु भास्कर, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए। बिंदु जी। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, अभी आप बोल रहे थे ना प्लांटर फेशियल, वो उसको एक पर्सन था मेरे पेशेंट, मैंने सिर्फ UB60 लगाया, वो काम नहीं किया। So I can give them this full protocol, no ma'am? Yeah, I can try with this full protocol for them. I had given only UB60. I had come across in one of the, I think in Single Point book or something, I think they had given only UB60 in that. So I had tried that. It didn't work for them, and then they did come back. देखिए सिंगल पॉइंट जो है ना वो जनरल है, फर्स्ट एड की तरह है। हाँ, अभी कुछ नहीं है, बस इसको लगा के काम चला लीजिए, लेकिन बाद में फुल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा।
So this will be the full treatment. अब प्लांटर fasciitis के बारे में आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा. Yeah, it is the muscle and the sole of the leg which doesn't stretch. It is contracted and it won't stretch. एक बार पढ़िएगा इसको, है ना? Yes, इससे क्या होगी, नॉलेज अपडेट होगी आप लोगों की. और ये जो प्रॉब्लम है बहुत होती है पेशेंट को, लेकिन हम समझ नहीं पाते. हाँ. इसको करने से, सिम्टम वगैरह पढ़ने से आप बोलेंगे ओ माय गॉड, इट इज सो कॉमन. तो जो भी आएगा, आप जो हील पेन करके परेशान होते हैं ना, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे. Okay. Ma'am, this you said a color is more powerful. Yeah. Now you are telling Manjushri that you have to first don't do color. So how do you grade these color, methi seeds and magnets? Which is the powerful, which is most powerful, and how do you grade them, ma'am? मेथी सबसे माइल्ड है. मेथी is mild. Number one. Number one is methi. Second number magnet, and third number your color. Okay, color is most powerful. Okay. And ma'am, can you just teach me to locate you GV14? Like it comes on the cuff joint. That is the. I don't know where is cuff joint. No, cuff joint. Okay. Yeah. This type of term. Sorry. It comes here. जनरल में बैठ करके ना आप एकदम ऐसे नहीं बात करेंगे. ऐसा करने से फिर वो एम्फसाइज हो जाएगी एक पर. तो आप बोलिए ये लोअर जॉइंट होता है. लोअर जॉइंट. हाँ. Yes, ma'am. This lower joint, it comes in the right in the middle. एक center point. Yes, a very center point. But when we fold our thumb like this, it moves. Semi-fold. Yes, ma'am? I didn't hear you. Fold like this. Semi-fold. Semi-fold. हाँ, straight में भी आपको नहीं मिलेगा, full bend में भी नहीं मिलेगा, आपको semi-fold करके लगाना होगा. Okay, when we do like this, semi-fold. Yeah. Okay. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. These two were the doubts I had. Thank you, ma'am. Okay, welcome. भी हमारे पास 2 कैंडिडेट है, नहीं तो मैं आपको और टाइम थोड़ा दे देती. Thank you, ma'am. Okay, welcome. सुशांति नायक, आप अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए. सुशांति नायक जी. हेलो. हाँ जी. हेलो. हाँ मैडम, नमस्ते. नमस्कार. मैडम ये मैम वो जो LDL जो बढ़ जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल, उसका 260 270 तक बढ़ के रहता है. उसके लिए जो आप देते. मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई, एक बार रिपीट करिए. मैम जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL जो बढ़ जाता है, जो आप दिए थे कलर लगाने के लिए, वही वाला कलर यूज करें या दूसरा कुछ उसके लिए? 260 270 तक रहता है. एक बार आप उसको यूज करिए, उससे रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है. जनरल के लिए दिया है, नहीं होता है तो फिर बाद में बात कर सकते हैं उस पर. ठीक है मैम. थैंक यू मैम. वेलकम. ओके मैम. ओके. रेवती सुरेश जी, अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करके क्वेश्चन कीजिए. रेवती सुरेश जी. यस मैडम, नमस्ते. नमस्कार. मैडम, मेरा होमवर्क हो गया. आपने मुझे होमवर्क दिया था, आई हैव डन दैट. अलोंग विद दैट, आज के डिस्कशन में मेरा छोटा सा 2 सवाल है. शैल आई आस्क माय क्वेश्चंस फर्स्ट?
आपने जो प्लास्टरिंग वाला फिंगर के लिए 2 पॉइंट बोले थे, H7 एंड SI7, कैन इट बी यूज्ड फॉर प्लास्टर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हैंड का फ्रैक्चर, लेग फ्रैक्चर? No, it is used for only index finger. खाली इंडेक्स फिंगर का? खाली इंडेक्स फिंगर का। इसका पॉइंट अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका अलग होता है। Oh my God, केवल it's so specific. इतनी एरिया के 32 प्रॉब्लम्स होती हैं, 32। उनके सबके एक एक जॉइंट के 4-4 5-5 प्रोटोकॉल है मैडम। एक फिंगर का हमारा 2 पेज का चैप्टर है। वाओ, सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया ये तो। मैंने सोचा कोई भी प्लास्टर लगाया निकाल दिया तो ये 2 पॉइंट से ठीक हो जाएगा। सबके अलग अलग है। फॉर बेंडिंग नी या स्ट्रेट करना है या एंकल का, सबके अलग अलग पॉइंट है। ओह वाओ, ओके। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, अभी अपना बॉडी सिमेट्रिकली तो ग्रो हो जाता है, बट समटाइम्स वन लेग इज शॉर्टर देन द अदर, या फिर अपना जॉ में देखा तो वन साइड ग्रोस, अदर साइड डज नॉट ग्रो, इट गेट्स स्टक। तो आपने जो ये बोन ग्रोथ फॉर हाइट एंड ऑल दैट यू हैड टोल्ड, विल इट वर्क फॉर सच केसेस, या फिर एसिमेट्रिकल ग्रोथ ऑफ बोन, तभी कुछ अलग पॉइंट्स होंगे उसके? एसिमेट्रिकल में जो आपके पैरों का है, हाँ, पैरों का तो मैंने किया है। ओके। और कहाँ से किया है, वो 4 पॉइंट है केवल। ओके। और ये 4 पॉइंट आपको मिलेंगे टेटाइज पार्ट 6 में। जब आप बैक साइड में जाते हैं तो एक चार्ट है। ओके। या तो शाटिका चैप्टर में मिल जाएगा। ओके। You can see either in Shatika chapter or in last. Okay. It is given a chart, folded chart. Okay. So where you can see. Treatise 6 में अभी अगर अभी मेरा एरिया डेंटल है, इसलिए कभी क्या होता है कि ऊपर का जॉ एंड लोअर जॉ दे डोंट ग्रो सिमेट्रिकल, या तो ऊपर का ज्यादा बढ़ता है, नीचे का छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से दांत ऊपर उठे हुए लगते हैं। तो दैट टाइम वी गिव सम अप्लायंस टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लोअर जॉ, ताकि सिमेट्री आ जाए। तो इसमें भी एक्यूप्रेशर का होगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसमें हम छोटी एज में स्प्लिंट भी दे सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, तो सेम न्यूट्रिशन जा रहा है, यहाँ ज्यादा हुआ, यहाँ कम हुआ। ओके। अगर हमें प्रॉपर उसका चैनलाइजेशन हो जाए तो काम हो सकता है। ओके मैडम, आप स्प्लिंट भी लगा सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू, दैट्स ऑल द क्वेश्चन आई हैड। आपने जो सेडेशन का डेंटल डायग्नोसिस भी मैडम होती है, आपको शायद पता नहीं है। डेंटल डायग्नोसिस? या ओह माय गॉड, कौन सा बुक है वो? ये बुक है 5 नंबर। आज ही मैडम से ले लेती हूँ, मेरा जी से। डायग्नोसिस में आपका एक सिंगल टीथ है, वो आपके बॉडी पार्ट, बॉडी जॉइंट। मैं एक स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको कि एक मतलब एक टूथ का आपका रिलेशन बॉडी के किस किस पार्ट से होता है। वन सिंगल टूथ इज कनेक्टेड विद योर बॉडी जॉइंट, बॉडी ऑर्गन, टॉन्सिल, साइनस, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, वर्टिब्रा एटसेट्रा। सिंगल पॉइंट। ओह माय गॉड, इनका इतना अच्छा फोकस है, मतलब क्लियरली दिखता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओके, इसलिए मैं बता रही हूँ। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, फिर भी एक एग्जांपल दूंगी, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। काफी पहले मैं ऐसे ही एक बार डॉक्टर जीसी अग्रवाल सर के यहाँ उनसे पढ़ने के लिए जा रही थी। जब मैं लौटी, 19 फरवरी था वो डे, तो रास्ते में थोड़ा सा फरवरी में से माइल्ड कोल्ड वाला वेदर, तो मेरे बैक में पेन हुआ। मुझे लगा कि स्ट्रेन हो गया, मॉर्निंग से मैं आज काम कर रही हूँ तो थोड़ा स्ट्रेन हो गया, तो बैक पेन हो रहा था। उसको मैं थोड़ा और आगे आई, वो टॉलरेट नहीं हो रहा था मेरे से, मुझे लगा आज तो टू मच हो गया। फिर मैं घर में आई और मैंने देखा वो पेन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। किसी तरीके से मैंने अपना डिनर लिया नाइट का, और डिनर लेने के बाद में सोने के लिए आ गई। किसी तरीके से मैं सो गई, किसी को नहीं बताया मैंने, प्रॉब्लम हो रही तो ठीक है, और मैं सो गई। मिड नाइट में मेरी आंख खुल गई, इतना पेन था। एंड सेकेंड डे मेरी पूरी बैक स्टिफ हो चुकी थी, मैं मूव नहीं कर पा रही थी।
फिर मैंने सर से बात किया तो बोला कि कहीं पैर ऊंचा नीचा हो गया, किक मारने में हो गया होगा। मुझे भी लगा हो सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे जो सर थे वो इतने ग्रेट थे कि मेरी स्कूटी की किक भी वही मारते थे। और उसके बाद बोलते थे बैठ जाओ और घर चले जाओ। तो किक का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। एनीवे फिर भी मैंने मान लिया कुछ तो हुआ होगा। फिर उन्होंने रेकमेंड किया कार्ड टेस्ट करा लो। टेस्ट करा लिया, उसमें भी कुछ भी नहीं आया। अब मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, कैल्शियम लेवल, ये लेवल, वो लेवल, सारा उन्होंने चेकअप करा, कुछ भी नहीं था। तो डॉक्टर ने कहा कि यू वांट सम रेस्ट, बहुत स्ट्रेन पड़ गया होगा, इससे हो रहा है, तो आपको रेस्ट करना। मैंने कहा ठीक है, हो भी सकता है। मैंने 1 डे 2 डे 3 डे 1 वीक रेस्ट किया, बट देयर वाज नो चेंज। और मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी एक्यूप्रेशर का, क्योंकि मुझे इसकी डायग्नोसिस सीखनी थी कि ये हुआ क्यों, क्या था ये। फिर मैं एक्सरे भी कराया, कुछ कोई चेंजेस नहीं थे। फिर मुझे लगा कि अभी तो अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करना चाहिए, अब कुछ नहीं होगा। तो मैंने लोअर बैक का L4 L5 का ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट लेते ही वो पेन निकल गया। फिर मैंने सोचा ये L4 L5 फोकस कर रहा है, इट इज फोकसिंग अगेन एंड अगेन विदाउट एनी हर्ट, व्हाई इट इज पेनिंग। कहीं चोट नहीं लगी मुझे, कहीं मैं गिरी नहीं, ये दर्द क्यों हुआ। तो ये कुछ तो बोल रहा है। वो मैं लोकेशन ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। पेन मेरा बिल्कुल ओके हो गया, मैं अपने काम पर जाना शुरू कर चुकी थी। सडनली 1 डे मैं गुआवा खा रही थी और मैंने देखा कि मेरे दांतों में उसके सीड फंस गए। अब मैं शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो गई। जब मैंने मिरर में देखा तो मेरे टूथ में कैविटी थी, और पहले कभी भी नहीं था। और जब मैंने चेक किया तो ये वही टूथ था जिसका कनेक्शन L4 L5 से था। वाओ, ओह माय गॉड। हाँ, L4 L5 था और वो सेम टूथ था। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो फोकस बुक में लिखा हुआ है कि फोसाई है, इसका कनेक्शन इससे, ये 100% प्रूवन है। तो आपने जब वो दांत का इस तरीके से देखती, दांत का इलाज किया तो योर बैक पेन बिकेम ऑलराइट। और अगर आप बैक का को कंसीडर करते हुए चलेंगे तो आपके टूथ की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाएगी। हाँ, उल्टा। तो कोई मेरे को पेन नहीं था टूथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कहाँ से होल हो गया मुझे सरप्राइज होता था। फिर पता चला कि इसने फोकस पहले दे दिया कि आपका ये होने वाला है। तो ये सुपर एंड वंडरफुल थिंग्स है। यस मैडम, सो नाइस। और आपने इतना सहन करके वो पेन का यू वांटेड टू फाइंड द रूट कॉज, सो नाइस। क्योंकि मुझे रूट कॉज निकालना था ना, कि पेन तो निकल जाएगा, लेकिन ये देखना है ना। सो नाइस, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाउ today's time is over. We will see tomorrow, not tomorrow, tomorrow is Sunday. We will meet here Monday. Monday को मिलते हैं सेम टाइम पर 5 to 6. Thank you so much for joining us. Thank you. Thank you मैम। Thank you। हम सभी की तरफ से थैंक यू सो मच।